पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हैज रिजल्टेड इन मैक्सिमम राइज ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इन। तो अगर ग्रीन हाउस गैसेस की जब हाई कंसेंट्रेशन हो जाएगा तो मैक्सिमम राइज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे किस रीजन में आएगा। तो इसमें देखिए जो पोलर रीजन होता है, पोलर रीजन पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है। तो इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हैज लेड टू द कंसिडरेबल हीटिंग ऑन अर्थ leading to global warming during the past century. The temperature of Earth has increased by 0.6 degrees centigrade, most of it during the last 3 decades. केवल लास्ट 30 सालों से ऐसा हुआ है। Rise in temperature is slight in tropics, tropics में कम, moderate in middle latitude and maximum in polar region। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट होगा, जो आपको वहां पे भी मिला होगा। Question number 2, which of the following group includes sexually transmitted disease caused by bacteria? इसमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो सेक्सुअली जो है ट्रांसमिट हो रहा है और वो बैक्टीरियल डिजीज है, ये पूछा गया है। तो सिफिलिस, गोनोरोया और कैंट्रोइड, ये तीनों जो है बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। एसटीडी का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। तो ये पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लेमाइडियासिस जो है क्लेमाइडिया के द्वारा होता है और स्कैबीज एंड पेरिकुलोसिस आर एसटीडी जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और दीज आर कॉज्ड बाय द आर्थ्रोपोड्स। क्वेश्चन नंबर 3, इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन द इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड बाय रिएक्शन सेंटर P700 इज अल्टीमेटली एक्सेप्टेड बाय। देखिए साइक्लिक में क्या होता है कि P700 से वो अपने डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास से घूमकर फिर से उसी पर आ जाता है। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन इसी रिएक्शन सेंटर P700 पे आ जाता है। तो इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन द इलेक्ट्रॉन एक्सपेल्ड बाय द एक्साइटेड फोटोसेंटर P700 इज रिटर्न टू इट आफ्टर पासिंग थ्रू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो क्वेश्चन यहाँ पे इस 3 का ऑप्शन 3 सही होगा। ये जो इनकरेक्ट लिखा हुआ है इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। ये एक जस्टिफिकेशन है जो कि उसी टेस्ट सीरीज से ही निकाला गया है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया इस वजह से यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन कॉटन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द कॉटन बॉलवर्म। कॉटन बॉलवर्म से बचाने के लिए क्राई1 AC और क्राई2 AB, ठीक है, क्राई1 AC और क्राई2 AB इनको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 is right here. Question number 5, which of the following is quick referral system in taxonomic studies? Taxonomic studies के लिए quick referral system जो होता है वो हर्बेरियम होता है। Okay? Question number 6, the human chromosome with highest and least number, मतलब कौन सा ऐसा क्रोमोसोम है जिसपे हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन है और जिसपे लोएस्ट नंबर ऑफ जीन है। तो क्रोमोसोम 1 पे 2968 जीन, 2968 जीन मैक्सिमम, और क्रोमोसोम Y पे 231 जीन होते हैं। तो क्रोमोसोम 1 एंड Y, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसक्रिप्ट यूनिट क्या है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्ट यूनिट हम लोग कहते हैं कि जब प्रमोटर से लेकर टर्मिनेटर तक के रीजन को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं, क्योंकि प्रमोटर जो होता है वहां पे आके आपका जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है वो बाइंड करते हैं और उसके बाद डाउनस्ट्रीम पे जो है 1 से स्टार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ऑप्शन 3 इज राइट हियर। अल्फ्रेड वॉलेस वर्कडे, अल्फ्रेड वॉलेस ने किस पे काम किया था, ठीक है। तो अल्फ्रेड वॉलेस ने मलय आर्चिपेलागो पे काम किया था। Which of the following classes is incorrectly matched with its general characters? ये इनमें से कौन सी क्लास है, ये सारे क्लासेस हैं, इनमें से कौन सा ऐसा क्लास है जो कि इनकरेक्टली मैच्ड है। अब देखिए साइक्लोस्टोमेटा, लैक जॉ एंड पेयर्ड फिन्स। देखिए पेयर्ड फिन होता तो उसको हम लोग सीधे पाइसिस में रखते थे, क्योंकि पाइसिस के ये करेक्टर है, उनके पास पेयर्ड फिन्स होते हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा सर्कुलर माउथ यहाँ पे होता है, पेयर्ड फिन्स जो है इसका करेक्टर नहीं है। प्लेक्वाइड स्केल्स भी यहाँ नहीं पाए जाते। तो यही पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे इनकरेक्ट दिख रहा है। दूसरे ऑप्शंस भी हम लोग देख लेते हैं। ऑस्टियोथिस 4 पेयर ऑफ गिल्स, सही है। ऑस्टियोथिस में 4 पेयर गिल होते हैं, ऑस्कुलम से ढका होता है। स्किन पे साइक्लॉइड स्केल्स होती हैं। रेप्टिलिया
टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, सीरोपेनिस इसमें मिलता है, याद होगा आपको। Apes endoskeleton is fully ossified and long bones are hollow with ear cavities called as the pneumatic bones, ये भी सही है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ गलत है, इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो यही ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, फेनोमेना ऑफ इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म डिमॉन्स्ट्रेट। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म की जब बात की गई इंग्लैंड में बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि 1860 से पहले, इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर वेयर मोर व्हाइट विंग मॉथ ऑन ट्री ट्रंक, व्हाइट विंग्ड मॉथ ट्री ट्रंक पे थे देन डार्क विंग्ड मिलेनाइज्ड मॉथ। बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि वहां पे पोल्यूशन बढ़ा, और पोल्यूशन जब बढ़ा तो ट्री ट्रंक हमारे जो है वहां पे पहले लाइकेंस थे जो कि व्हाइट कलर थे, तो व्हाइट विंग वाले तो वहां पे ज्यादा सर्वाइव करते थे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ कि मिलेनिज्म यानी कि लाइकेन नहीं रह गया और वहां पे ब्लैक वाले सर्वाइव कर गए और व्हाइट वालों को उनके प्रेडेटर्स ने उनको मार दिया। ये नेचुरल सिलेक्शन है, नेचर ने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट है। Which of the following does not act as a neurotransmitter? इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम नहीं करता है? कार्टिसोन। कार्टिसोन एक न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, बाकी एसिटिलकोलिन, डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन ये सब एक न्यूरोट्रांसमीटर है। Which of the following tools of recombinant DNA technology is incorrectly paired? देखिए क्वेश्चन में ये चीजें बहुत ध्यान देने लायक है कि इनकरेक्ट पेयर पूछा है। अब इको R1 प्रोड्यूस स्टिकी एंड सही है, डीएनए लाइगेज मल्टीप्लिकेशन ऑफ आरडीएनए मॉलिक्यूल्स गलत है, यानी यही ऑप्शन सही होगा। ओके, और ई कॉपी नंबर को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता सॉरी, सेलेक्टेबल मार्कर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, डोडो, पैसेंजर पिजन्स एंड स्टिलर्स सी काउ बिकम एक्सटिंक्ट इन लास्ट 500 years ड्यू टू, क्यों जो है ये जो डोडो और पैसेंजर पिजन ये क्यों गायब हो गए, क्यों एक्सटिंक्ट हो गए? इंडेंजर्ड से एक्सटिंक्ट की तरफ ये मूव किए हैं, और इसका मेन कारण था ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया गया, ठीक है। Excessive exploitation of species, whether a plant or animal, reduce size of its population such that it becomes vulnerable to extinction. Dodo, passenger pigeon and Steller sea cow have become extinct in the last 500 years due to the over exploitation of by humans. Humans ने इनका बहुत ज्यादा exploitation किया जिसकी वजह से ये लुप्त प्राय हो गए हैं। Question number 40. Hisardale is a new breed of sheep developed in Punjab by crossing. किसके क्रॉस से बनाया गया? तो ये मेरिनो राम और बीकानेरी ईव के क्रॉस से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल। इनकरेक्ट पूछना है, जानना है आपको कि इसमें से स्टेटमेंट कौन सा गलत है। सेलुलोजिक सेल वॉल इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, नहीं, सेल वॉल जो है हमेशा बाहर होती है, सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर होती है, तो ये पहला ही ऑप्शन आपको गलत मिल गया है। सेंट्रियोल ये बाकी सब सही है। ओके, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट, ये तो सही है, इनकरेक्ट तो नहीं है। आरएनए इज मोर स्टेबल देन डीएनए, आरएनए डीएनए से ज्यादा स्टेबल नहीं है, गलत है। आरएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम डीएनए, आरएनए डीएनए से इवॉल्व नहीं हुआ है बल्कि डीएनए आरएनए से इवॉल्व हुआ है, तो ये दोनों सेकंड एंड थर्ड आर रॉन्ग, तो ऑप्शन यहां पे 2 सही होगा। Red tides in warm coastal water develop due to the abundance of dinoflagellate की abundance से होता है red tides, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, in a hemophilic man marries a carrier woman, then which of the following holds true for their progenies? अब देखिए हीमोफीलिया जो डिजीज है वो एक्स लिंक्ड है, और कह रहा है कि हीमोफीलिया है तो यहाँ पे अगर मेल है तो एक्स और वाई, तो इसका मतलब है यहां पे इसका हीमोफिलिक है, और इसका क्रॉस अगर एक कैरियर वोमेन से हो रहा है जो कि कैरियर है, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, आपको 50% डाटर्स के बारे में अगर बात करें तो 50% डाटर्स आर कैरियर एंड 50% डाटर्स आर हीमोफिलिक। ये पहला ऑप्शन आपको सही मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 19, द आईज ऑफ पोटैटो ट्यूबर रिप्रेजेंट, आईज क्या रिप्रेजेंट करती है? आईज नोड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन आप देख लेंगे यहाँ पे। परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन इन इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। देखिए कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है। इंसिडेंट सोलर रेडिएशन से फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कितना परसेंट होता है? वो हमेशा 50% से कम होता है। दूसरा, हमारे प्लांट उसको कितना यूज कर पाते हैं, तो वो 2 to 10% होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, लेस देन 50% इंसिडेंट लाइट का से पार की जब बात करेंगे तो पार इज लेस देन 50%। क्वेश्चन नंबर 21, these bacteria grow anaerobically on cellulosic material, produce large amount of methane along with CO2 and H2 and are collectively called as methanogens. Example of such bacteria are Methanobacterium, ब्रेविएक्टर, मिथेनोकॉकस, इस सब जो है इसमें आएंगे मिथेनोजेंस में। तो ऑल ऑफ दीज आर। क्वेश्चन नंबर 22, अ मैन हैविंग द जीनोटाइप EEFFGGHH, ये देखिए, कैन प्रोड्यूस P नंबर ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट स्पर्म्स एंड अ वुमन ऑफ जीनोटाइप, ये दिया हुआ है, कैन जनरेट Q नंबर ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट एग्स, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P। मतलब ये पूछ रहा है कि कितने नंबर्स जेनेटिकली डिफरेंट, कितने नंबर यहाँ पे इसके होंगे और कितने डिफरेंट क्यू के होंगे। तो ये जो होता है, इट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? तो टाइप्स ऑफ गैमीट इज इक्वल टू 2 to the power n, यानी यहाँ पे आ गया, टाइपो मिस्टेक हो गया है, 2 to the power n, और n रिप्रेजेंट करता है किसको? हेट्रोजाइगस लोकाई को। तो यहाँ हेट्रोजाइगस लोकाई कितनी है? 1 और 2। तो 2 to the power 2 का मतलब 4। तो P के लिए 4, Q में देखिए यहां पे फीमेल के लिए 1 हेट्रोजाइगस, 2 हेट्रोजाइगस और 3 हेट्रोजाइगस, तो 2 to the power 3 यानी 8। तो P 4 और Q 8, यहां पे सही होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 23, अ क्रॉस सेक्शन एट द मिड पॉइंट ऑफ द मिडिल पीस ऑफ ह्यूमन स्पर्म विल शो, क्या शो करता है? तो मिडिल पीस ऑफ ह्यूमन स्पर्म शो माइटोकॉन्ड्रिया एंड 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ऑप्शन 3 यहां पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 24, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है। ब्रायोफाइट्स लैक ट्रू रूट सिस्टम्स एंड लीव्स, ये तो सही है। द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, ये भी सही है। सेक्स ऑर्गन आर यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड, सेक्स ऑर्गन यहाँ पे मल्टी सेलुलर होता है। फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस एन एम्ब्रियो इनसाइड द वाटर, नो, ये विंटर में होता है। तो ये देखिए थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट है, तो जहां पे भी स्टेटमेंट थर्ड और फोर्थ हो तो स्टेटमेंट ये, यानी ऑप्शन 3 इसका जो है, आप फिर से अगर इसको पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है? पहला, pollen grains are released from anther at 2 cell stage, जनरली ऐसा होता है, सही है। Sporogenous cells directly behaves as a megaspore mother cell। तीसरा ऑप्शन, मेगास्पोर डिवाइड ट्वाइस टू फॉर्म एन 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक, ये गलत है। यहां पे थ्राइस होगा, 3 बार डिवाइड करने के बाद ही वो 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक में चेंज होगा। तो यही इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 26, ऑफ स्प्रिंग ऑफ ओविपेरस एनिमल्स आर एट ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ सर्वाइवल। ओविपेरस के जो ऑफ स्प्रिंग है वो ज्यादा रिस्क है सर्वाइवल में उनके, as compared to those of the viviparous animal, because इसका क्या ऑप्शन सही होना चाहिए? प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन इज एब्सेंट। ओविपेरस में प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर नहीं है, वहां पे पीरियोडिक एग होती हैं, उनको कहीं हैच कर देते हैं, उनको सेते हैं, जबकि विविपेरस में प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर होता है। तो ऑप्शन पहला ही यहाँ पे सही है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ ड्यूरिंग मियोसिस 1 में, ऐसा होता है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। Question number 28, read the following statement and select the correct option. Pure water has the highest water potential, that is 0. Process of diffusion does not require any input of energy. Water moves from the system containing water at high water potential to the one having the lower water potential. तो सही है ये भी। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे मुझे सही लग रहे हैं। स्टेटमेंट 1, 2, 3 आर करेक्ट, तो ऑप्शन 4 इज right here. Question number 29, which of the following is the incorrect statement for respiration in human?
रिस्पायरेशन के केस में कौन सा इसमें से इनकरेक्ट होगा? तो यहाँ पे देखिए सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लामेशन इन ऑफ ब्रोंकाई, ये सही है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन कैन इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट, ये भी सही है। वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस, ये भी सही है। अबाउट 90% कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब हीमोग्लोबिन, ये गलत है। केवल 23% ही हीमोग्लोबिन के द्वारा जो है ले जाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी सब H2CO3 के फॉर्म में और कुछ प्लाज्मा में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following statement are correct about the heart? पहला स्टेटमेंट है it does not help in water conduction, it is also called alburnum, it is light in color and is very soft, it is tertiary element which are filled with the tannins, resins etc. देखिए हम लोग बात कर रहे हैं हार्टवुड की, तो हार्टवुड को हम लोग सैपवुड को एल्बर्नम कहते हैं, ठीक है। हार्टवुड इज कॉल्ड ड्यूरामेन, तो ये सेकंड ऑप्शन तो आपका जो है गलत हो गया। इट डज नॉट हेल्प इन वाटर कंडक्शन, हार्टवुड में वाटर कंडक्शन नहीं होता, ये ऑप्शन सही है। इट इज लाइट इन कलर, नो, हार्टवुड जो है डार्क इन कलर होता है और बहुत ही हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होता। इट हैज अ ट्रैकेरी एलिमेंट व्हिच इज फिल्ड विद द टैनिन एंड रेजिन, ये सही है। तो पहला भी सही हो गया और चौथा सही हो गया, तो इसमें से देख लेते हैं ऑप्शन चौथा, राइट। 31, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट इज एन एग्जांपल ऑफ, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है मेलोनेट का, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए यूज किया जाता है, तो यहां पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्वेश्चन नंबर 32, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकागॉन क्या क्या फंक्शन है, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, सब दिया हुआ है। इंसुलिन के लिए दिया हुआ है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द प्रोसेस जहां पे फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन द कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट होता है, उसको हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। इंसुलिन ऐसा कोई काम नहीं करता। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज सच एज फैट एंड प्रोटीन। इंसुलिन प्रमोट ग्लाइकोजेनेसिस, दैट इज it enables the liver and muscles to convert glucose into glycogen and store it. इसको स्टोर कराता है जो है लीवर और मसल्स में, साथ ही इसको तोड़ने का भी काम करता है। जब ग्लूकोज की जरूरत होती है तो वो इसको यूटिलाइज कर लेता है। तो यहां पे ये गलत है। ग्लूकागॉन ग्लाइकोजेनेसिस करता है, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल करता है, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन ऑफ मेमरी ग्लैंड करता है। Question number 33, which of the following is the correct description of certain part of the normal human skeleton? ठीक है, इसमें से करेक्ट डिस्क्रिप्शन पूछा हुआ है। पैराइटल बोन एंड ए टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल आर joined by fibrous joint. Which of the following is the correct description? तो ये सही है। Fibrous vertebra is axis which articulate with the occipital condyle. Sorry, फर्स्ट वर्टिब्रा तो एटलस होता है, तो ये गलत हो गया। The 9th and 10th pairs of the ribs are called floating ribs. No. 11th and 12th are called floating ribs. Glenoid cavity is a depression to which the thigh bone articulate. ये भी गलत है। Glenoid cavity is the depression in which humerus is articulated. तो पहला ही यहाँ पे ऑप्शन सही था। Question number 34, which one of the following is the matching pair? Love. Sharp closure of AV valves at the beginning of ventricular systole, सही है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। डक जो है ये सेमिलुनर वाल्व की क्लोजिंग से है, तो ये गलत हो गया। पल्सेशन, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे 34 का सही होगा। क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुहेन आर प्रेजेंट इन, कहां प्रेजेंट होता है? तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये सही है। पैंक्रियाज में नहीं होता, स्टमक में नहीं, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी ल्यूबरकुहेन मिलती है, विलाई मिलती है। द डिप्रेशन इन द रेटिना ऑफ आई विच लॉजेस ओनली द कोन्स इज कॉल्ड। रेटिना में वो जगह जहां पे केवल कोन मिलती हो। देखिए फोबिया सेंट्रलिस जो जगह है इज थिन्ड आउट पोर्शन ऑफ द रेटिना वेयर ओनली द कोन्स आर डेंसली पैक्ड, केवल वहां पे कोन्स मिलती है, तो फोबिया सेंट्रलिस यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। 37 क्वेश्चन, which of the following statement is not correct regarding the chitin? काइटिन क्या है? देखिए काइटिन एक पॉलीसेक्राइड है और एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है काइटिन।
जो आपको आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में मिल जाता है, फंगल सेल्स, फंगल वॉल्स में भी मिल जाता है। तो पहला ये स्टोरेज लिखा हुआ है, टाइटल इज नॉट अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, इट इज होमोपॉलीसेकेराइड, ये सही है। इट इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ आर्थ्रोपोड एक्सोस्केलेटन एंड फंगल सेल वॉल, सही है। इट इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ, ये भी सही है। सेलुलोज के बाद काइटिन ही सेकंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे नॉट करेक्ट है। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेट, ये तो सही है। सिलोमेट, एसके हेल्मिन्स, नहीं। एसके हेल्मिन्स आर स्यूडोसिलोमेट। मेटामेरिज्म 3 में पाया जाता है, किसमें किसमें? एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और वर्टिब्रेट। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। 39, which of the following is both a growth promoter as well as growth inhibitor? इथाइलिन। इथाइलिन ऐसा काम करता है कि प्रोमोटर, ग्रोथ प्रोमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर दोनों होता है। 40, कार्डियक मसल आर डिफरेंट फ्रॉम स्केलेटल मसल एज दे आर। कार्डियक मसल देखिए क्या है, कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री है, जबकि स्केलेटल मसल वॉलेंट्री होता है। कार्डियक मसल आर डिफरेंट बिकॉज इट इज इनवॉलेंट्री। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। The most important component of oral contraceptive pills is, तो oral contraceptive pills में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ऑप्शन पहला ही करेक्ट होगा। Which of the following steps of respiration is एम्फीबोलिक? एम्फीबोलिक का मतलब होता है जहां पे एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों प्रोसेस हो रही हो। तो टीसीए साइकिल या क्रेब्स साइकिल में को हम एम्फीबोलिक पाथवे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स बनते हैं जो कि एनाबोलिक पाथवे में यूज किए जाते हैं। टीसी साइकिल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन मैन। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज अबाउट 125 ml per minute, सही है। द अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज अपोज्ड बाय द कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा, सही है। एल्डोस्टेरोन इंड्यूस ग्रेटर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, ये भी सही है। द काउंटर करंट सिस्टम कंट्रीब्यूट्स इन डाइल्यूटिंग द यूरिन। काउंटर करंट सिस्टम हमेशा कंसंट्रेट करता है यूरिन को, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44, इन, देखिए यहां एस्टिवेशन की बात पूछी गई है। इन एस्टिवेशन कौन सा एस्टिवेशन है जिसमें सेपल्स और पेटल्स इन वॉल्स जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, एस इज फाउंड इन, और किसमें पाया जाएगा? तो जस्ट टच वाला जो है वो वेलवेट है, और यहाँ पे दिए हुए ऑप्शन में से कैराट्रोपिस और हिबिस्कस, कैराट्रोपिस में वेलवेट मिलता है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। एंटी फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गा, यहां कॉमा होना चाहिए था। एनाबिना विच इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन राइस कल्टीवेशन फॉर्म्स सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद, किसके साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है, ये भी छोटा होना चाहिए। एजोला, तो ऑप्शन 2 इज राइट। देखिए, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी unexceptionally distinguished from the non-living things on the basis of their ability for, तो ये क्वेश्चन लिविंग वर्ल्ड से है। 4 ऑप्शन दिए हैं, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट। तो हमें एक ऐसे कैरेक्टर को चुनना है जिसका कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। तो आपने देखा होगा रिप्रोडक्शन का भी एक्सेप्शन है, ग्रोथ एंड मूवमेंट का भी एक्सेप्शन है, क्योंकि हमारे माउंटेन्स भी जो है ग्रोथ करते हैं। रिप्रोडक्शन इस तरह से एक्सेप्शन है कि जो हमारे कुछ म्यूल्स हैं वो तो रिप्रोड्यूस नहीं करते बट दे आर लिविंग। यहां पे इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट, हर एक ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग है वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और एक प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन की तरफ मूव करता है। तो यहां पे इस पहले क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर 2, इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया हुआ है, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप फंजाई, एनिमेलिया, मोनेरा, प्लांटी। तो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किंगडम मोनेरा में मिलती है, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ऑटोट्रॉप है,
कुछ हेट्रोट्रॉप हैं, कुछ कीमो ऑटोट्रॉप भी थे। ऑटोट्रॉपिक में फोटो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप। तो मोनेरा वो जो है किंगडम है 5 किंगडम में जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी मिलती है। तो यहां पे इसका ऑप्शन 2 सही हो जाए 3 सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहां पे नीचे लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंजाई फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। तो चारों ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंजाई फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी, नहीं फंजाई कहां प्लांटी में है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इनका एक जैसा नहीं है। और चौथा ऑप्शन जो यहां पे आपको दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। तो चौथा ऑप्शन इन तीनों के लिए सही है। तो चौथा ऑप्शन मल्टीप्लीकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, सारे जो है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन यहां देखिएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑल द 4 ऑफ स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन एंड पेंगुइन इज करेक्ट। Penguin is homeothermic while the remaining 3 are poikilothermic. Leech is a freshwater form while all other are marine. Spongilla has special collared cells called choanocyte not found in the remaining 3. All are bilaterally symmetrical. सभी bilaterally symmetrical नहीं है। एक तो पहले ही आप स्पॉन्जिला को देखेंगे तो पोरिफर्स आर मोस्टली दे आर asymmetrical और बाकी सब तो बायलेटरल सिमेट्री है लेकिन स्पॉन्जिला में एसिमेट्री। लेकिन ये जो बात कही जा रही है कॉलर्ड सेल्स की बात कही जा रही है या क्वाइनोसाइट्स की बात की जा रही है वो स्पेशली जो है पोरिफर्स में मिलता है। तो ये यहां पे सही होगा, ये ऑप्शन सही है यहां पे ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर ऑफ बॉडी फीचर एंड द एनिमल possessing it. Post anal tail, octopus. Ventral central nervous system, leech. Pharyngeal gill slit, chameleon. Ventral heart, scorpion. तो यहां पे मैचिंग पेयर पूछ रहा है कि किसमें मैचिंग पेयर मिलता है। देखिए पोस्ट एनल टेल तो पहली चीज की ये कॉर्डेट का करेक्टर है तो ऑक्टोपस में होगा नहीं। वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीच में मिलेगा क्योंकि लीच एनिलिडा में है और जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं उसमें वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिलता है। कैमिलियन में फेरिंजियल गिल स्लिट्स नहीं होंगे, वेंट्रल हार्ट स्कॉर्पियन में नहीं होगा। ये सब कॉर्डेट का करेक्टर है। तो लेकिन ये जो सेकंड ऑप्शन है ये सही है लीच की तरह। जस्टिफिकेशन भी यहां आंसर में नीचे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ओनियन, बल्ब, जिंजर सकर, क्लेमाइडोमोनास कोनिडिया, ईस्ट जू स्पोर। तो देखिए ओनियन इज अ सिंपल ट्यूनिकेटेड लेयर्ड बल्ब। ओनियन एक बल्ब है वाइल जिंजर इज अ स्ट्रेगलिंग राइजोम, जबकि जिंजर एक राइजोम है। हैविंग यूनिपेरस साइम ब्रांचिंग विथ sympodial axis. Chlamydomonas asexually reproduction occur by zoospore, not by conidia, by aplanospore, by hapnospore, by palmellastes, but not by conidia. Chlamydomonas में asexual reproduction zoospore, aplanospore, hypnospore और palmellastes से होता है। ईस्ट में asexual reproduction बडिंग के द्वारा होता है, जूस्पोर से नहीं होता। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। जिंजर इज अ राइजोम, ओनियन एक बल्ब है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो छठेगा 1। 7वां वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली। वैक्सिलरी एस्टिवेशन किस फैमिली में मिलता है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन ऑफ कोरोला इज द कैरेक्टराइज्ड फैमिली ऑफ फैबेसी। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन आपको पता है, वहां पे जो कोरेला है पोस्टीरियर पेटल कॉल्ड वैक्सिलम, दैट इज द लार्जेस्ट। Two lateral curved petals are called wings and the two interior boat-shaped petals that are joined with each other are called keels. तो ये ऑप्शन इसका यहां पे ये सही हो जाएगा फैबेसी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए देखते हैं क्या है। Anatomically fairly old dicotyledonous root is distinguished from the dicotyledonous stem by। देखिए
रूट और स्टेम के बारे में पूछ रहा है कि डाइकॉट के रूट और स्टेम को आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो एक्चुअली यहां पे पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम का जो पोजीशन होता है उसी के बेसिस पे हम करते हैं। आप जस्टिफिकेशन यहां पे इजीली देख सकते हो। इन डाइकॉटलेस रूट द कंडीशन ऑफ जाइलम इज एग्जैक्ट एज द प्रोटोजाइलम इज अवे फ्रॉम द सेंटर। रूट में प्रोटोजाइलम सेंटर से अवे होता है, मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर, और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ होता है। जबकि डाइकॉट स्टेम में क्या होता है, डाइकॉट स्टेम में जाइलम इज इन डार्क, जिसमें कि मेटाजाइलम इज अवे फ्रॉम द सेंटर एंड प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर। तो पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम आप देखिएगा, तो पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम आपको रूट में क्या मिलता है, रूट में सेंटर की तरफ, और स्टेम में वो जो है प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर, और यहां पे आपको प्रोटोजाइलम इज अवे फ्रॉम द सेंटर। तो पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम इज डिफरेंट। तो ऑप्शन 4 यहां पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो विथ रिस्पेक्ट टू पेरीप्लैंटा अमेरिकाना। देखिए यहाँ पे साइंटिफिक नेम है, पी टाइपिंग मिस्टेक है, पी बड़े से होना चाहिए था, ए छोटे से होने चाहिए थे। तो डोंट कमेंट ऑन दिस, मैं जल्दीबाजी में मैं टाइप करता हूं तो टाइपिंग मिस्टेक होती है। तो इसका देखिए, नर्वस सिस्टम लोकेटेड डॉर्सली कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया ज्वाइंड बाय अ पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स। मेल बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल। There are 16 very long Malpighian tubule present at the junction of the midgut and indicate grinding of food is carried out only by the mouth parts, नहीं होता माउथ पार्ट्स के द्वारा, ठीक है ना। तो मेल्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मेल्स बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल। ओके, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अप्रोक्सीमेट दिया, सोडियम एंड पोटेशियम आयंस मूव्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऐसा कहा जा रहा है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा हो जाता है सोडियम और पोटेशियम आयन का मूवमेंट। आपने देखा है कि सोडियम पोटेशियम चैनल होते हैं, और जो चैनल है तो चैनल पैसिव ट्रांसपोर्ट कहां से होगा, वहां पे वो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्रोटीन मेकअप 60 to 70%, ये भी गलत है। प्रोटीन 60 से 70% नहीं होता है सेल मेम्ब्रेन में। लिपिड का कंस्टेंट ज्यादा होता है। लिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर विथ पोलर हेड टुवर्ड्स द इनर पार्ट। पोलर हेड तो हमेशा बाहर की तरफ होगा, नॉन पोलर एंड एक दूसरे की तरफ होते हैं, पानी से दूर भागते हैं। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम इनहिबिशन इज करेक्ट। एंजाइम इनहिबिशन के लिए क्या करेक्ट है। पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज सीन व्हेन अ सबस्ट्रेट कंपीट्स विथ एन एंजाइम फॉर बाइंडिंग टू एन इनहिबिटर प्रोटीन। ये स्टेटमेंट राइट नहीं है, इनहिबिटर प्रोटीन की बात नहीं होती। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज सीन व्हेन द सबस्ट्रेट एंड द इनहिबिटर कंपीट्स फॉर द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। किसी भी एंजाइम के एक्टिव साइट के लिए, मतलब उस एंजाइम में केवल एक ही साइट है जिससे कि सबस्ट्रेट भी बाइंड करेगा और इनहिबिटर भी बाइंड करेगा, इसीलिए वो दोनों कंपीट करते हैं, इसीलिए वो दोनों कंपीट करते हैं। तो यहां पे जो आपका आंसर सही होगा वो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही लग रहा है। आपको इसके बाद तीसरा ऑप्शन देखने की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि है। वैसे आप देखना चाहें तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम कैन बी ओवरकम बाय एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन कॉम्पिटिटिव में इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों के लिए अलग अलग साइट प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वहां पे कोई कंपटीशन ही नहीं है, आप कितना भी अमाउंट में सबस्ट्रेट डाल लो, इनहिबिटर बाइंड कर गया तो वो कंफर्मेशन में चेंज लाएगा। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स टू बाइंड टू द एंजाइम इरिवर्सिबली, ये भी गलत है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्गेनिज्म हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड द परसेंट ऑफ एडेनिन इज 27%, देन व्हाट विल बी द परसेंट ऑफ साइटोसिन। साइटोसिन का परसेंट कितना होगा। देखिए पहली चीज यहां दिखिए, वो इतना ध्यान से पढ़ना है आपको, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और जब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा तो वो चरगाफ रूल तो फॉलो ही नहीं करेगा।
चरगाफ्स रूल इज फॉर द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जहां पे ये कहता है कि जितना एडेनिन होगा उतना थाइमिन होगा और जितना गुआनिन होगा उतना साइटोसिन होगा। तो अगर ये डबल स्टैंडर्ड होता तो 27% एडेनिन के साथ 27 ही परसेंट थाइमिन होता, यानी 27% एडेनिन अगर है तो 27% थाइमिन होता। रिमेनिंग 46% में 23% गुआनिन और 23% साइटोसिन होता। लेकिन ये एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो ऐसे केस में हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इट इज नॉन प्रिडिक्टेबल। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट हियर। ओके, आपको स्टेटमेंट पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। बैक्टीरियम डिवाइड्स एवरी 25 मिनट्स। क्वेश्चन है, एक बैक्टीरिया है जो 25 मिनट में डिवाइड करता है। इफ अ कल्चर कंटेनिंग 1 लाख सेल्स पर एमएल, अगर कोई कल्चर 1 लाख सेल्स पर एमएल रखा हुआ है, is grown for 125 minutes, what will be the cell concentration per ml after 125 minutes? मतलब अब सेल का कंसंट्रेशन कितना होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे कि कितना होगा। तो यहां पे देखिए 25 मिनट में तो वो डबल हो जाएगा, तो 1 लाख से 2 लाख हो जाएगा, और 50 मिनट में 2 लाख से 4 लाख हो जाएगा, 75 मिनट में 4 लाख से 8 लाख हो जाएगा, 100 मिनट में 8 से 16 हो जाएगा, और 125 मिनट में वो 16 से 32 लाख हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज राइट हियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब ये पता होना चाहिए कि इसमें से कौन माइक्रो है और कौन माइक्रो है। मैग्नीशियम एक माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। मैग्नीशियम की बहुत अधिक मात्रा में जरूरत होती है ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि एक एंजाइम के साथ अक्सर को एंजाइम की तरह यूज होता है। 15वां क्वेश्चन है, C4 प्लांट्स आर मोर इफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस देन C3 प्लांट ड्यू टू। ऑप्शंस है, हाई लीफ एरिया, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ सेल्स, प्रेजेंस ऑफ थिन क्यूटिकल, लो रेट ऑफ फोटो इंस्पायरेशन। C4 प्लांट के पास लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। आप जस्टिफिकेशन को एक बार पढ़ लीजिए। C4 plants are more efficient in photosynthesis than C3 plants due to use more energy. They possess the large number of chloroplasts in the leaf cells. In the leaves of the C4 plant, the vascular bundle are surrounded by bundle sheath cells, which in turn are surrounded by mesophyll cells. Chloroplasts in the bundle sheath cells are larger and always contain grana, whereas chloroplasts of mesophyll cells are smaller. Okay? तो यहां पे ये आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, द केमी ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन proposes that adenosine triphosphate is formed because। क्यों क्यों ऐसा होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी क्यों बनेगा? हाई एनर्जी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन द माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स, ADP is pumped out of the matrix into the intermembrane space, a proton gradient forms across the inner membrane, there is a change in the permeability of the inner mitochondrial membrane toward the adenosine diphosphate। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ए प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म्स अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है। सारे प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में चले जाते हैं, और फिर उसके बाद जो एटीपी सिंथेज है, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स 5 कहते हैं, वहां से वो पेयर के फॉर्म में आता है, और एक पेयर जब आता है तो उसको एटीपी सिंथेज को 1 राउंड मूव करा देता है, और एडीपी से वो एटीपी में चेंज हो जाता है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म्स अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन ही यहां पर आपका एटीपी की सिंथेसिस करेगी। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, क्वाइलिंग ऑफ गार्डन पी टेंड्रिल्स अराउंड एनी सपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। जो हमारी मटर है, मटर की जो गार्डन पी है, उसमें क्वाइलिंग होती है टेंड्रिल्स की किसी सपोर्ट के पे, वो किस चीज का एग्जांपल है? ये थिग्मोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है। ओके, दिस इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म मूवमेंट आर ड्यू टू द कॉन्टैक्ट विद अ फॉरेन बॉडी। In twinners and lianas, there is a less growth
on the idea of contact and more growth on the side of branches away from the contact. Coiling of garden pea tendril around any support is an example of thigmomorphism. Okay. Question number 18. In a disease, ये कॉमा होना चाहिए यहाँ पे. In a disease, the goblet cell of the patient are non-functional. किसी डिजीज में गॉबलेट सेल पेशेंट का फंक्शनल नहीं रह जाता है, तो दिस एडवर्सली इफेक्ट, ये क्या करेगा, क्या अफेक्ट करेगा? प्रोडक्शन ऑफ सोमैटोस्टेटिन, सिक्रीशन ऑफ सीबम फ्रॉम द सीबेसियस ग्लैंड, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन इन द इंटेस्टाइन. अगर गॉबलेट सेल नहीं होगी तो क्या होना चाहिए वहां पे? वो म्यूसिन सिक्रीट करती है, तो मूवमेंट जो है फूड का उसके नीचे स्मूथ मूवमेंट नहीं होगा. ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट है. क्वेश्चन नंबर 19 देखिए. द हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन फीटस, 4 ऑप्शन, हैज अ लोअर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन दैट ऑफ द एडल्ट, हैज इट्स एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज द सेम एज दैट ऑफ द एडल्ट, has only 2 protein subunits instead of 4, has a higher affinity for oxygen than that of the adult. एडल्ट से ज्यादा एफिनिटी होती है फीटस हीमोग्लोबिन की. ठीक है, तो उसको HbF कहते हैं. HbF की एफिनिटी ज्यादा होती है, वो जल्दी सेचुरेट हो जाता है. तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट. क्वेश्चन नंबर 20. इफ ड्यू टू सम इंजरी द कार्डियक टेंडनी, जो कार्डी टेंडनी है, तो आपको याद होगा हार्ट के स्ट्रक्चर में आपने कार्डी टेंडनी को देखा होगा. कार्डी टेंडनी का क्या फंक्शन होता है, किस वॉल्व से जुड़े होते हैं? कार्डी टेंडनी ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज पार्सली नॉन फंक्शनल. पार्सली नॉन फंक्शनल हो गया अगर ट्राइकस्पिड से जुड़े हुए कार्डी टेंडनी. व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट? क्या इमीडिएट इफेक्ट होगा? द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द, सॉरी ये टाइपो मिस्टेक है. द फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल होना चाहिए, विल बी स्लोड डाउन. द पेस मेकर विल स्टॉप वर्किंग. द ब्लड विल टेंड टू फ्लो बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम. द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस्ड. क्या होना चाहिए अगर आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है नहीं काम करेगी, कार्डी टेंडनी नहीं काम करेगा, तो क्या होगा? द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी वहां वेंट्रिकल से ब्लड ले जाता है, रिड्यूस हो जाएगा वहां पे फ्लो. कार्डी टेंडनी ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व बिकम पार्सली नॉन फंक्शनल ड्यू टू द इंजरी. द फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस्ड. Cardi tendini arise from papillary muscles and insert upon the flaps of tricuspid and bicuspid valves, and the valves of the heart allow the flow of blood only in one direction, that is from atria to ventricles and from ventricles to the pulmonary artery of aorta. तो ventricles अगर कार्डी टेंडनी उसको खींचेगी नहीं, ट्राइकस्पिड वाल्व को नहीं खींचेगी, तो हमारा वेंट्रिकल ठीक से फिल नहीं होगा, और ठीक से अगर फिल नहीं होगा तो हमारी पल्मोनरी आर्टरी ले नहीं जा पाएंगी. तो ऑप्शन 4 यहां पे सही होगा. ठीक है, तो द फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं. 21. इंजरी टू एड्रिनल कॉर्टेक्स इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट द सिक्रीशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग. किसके एड्रिनल कॉर्टेक्स में अगर इंजरी हो जाए तो किसके फ्लो पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा? तो जो चीजें एड्रिनल कॉर्टेक्स से ना बन रही हों, यानी कि अगर वहां एड्रिनल मेडुला से भी बन रही होगी, जैसे कि आप यहां पे ले तो एड्रिनेलिन. एड्रिनल मेडुला सिंथेसाइजेस द हार्मोन एड्रिनेलिन. एड्रिनल मेडुला एड्रिनेलिन का सिक्रीशन करती है और नॉन एड्रिनेलिन का भी सिक्रीशन करती है. तो अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स में इंजरी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होने वाले इस हार्मोन पे. तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 22. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हम लोगों को क्या करना है? करेक्ट चुनना है. एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल, रॉन्ग. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एज रिलेटेड नहीं होता. ऑस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज इन बोन मास एंड हाई चांस ऑफ बोन फ्रैक्चर इन द एडवांस्ड एज, ये तो सही है. तीसरा चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं. माइस्थेनिया ग्रेविस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच इनहिबिट स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट,
not right. Actually, it is autoimmune, but it is a एक तरह से ये जो है माइस्थेनिया ग्रेविस एक न्यूरोमस्कुलर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। गाउट, गाउट में लिखा हुआ है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू द एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। ऐसा नहीं होता, कैल्शियम के डिपोजिशन से नहीं बल्कि यूरिक एसिड के डिपोजिशन से गाउट होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है। ओके, 23 देखते हैं। द पर्पलिश रेड पिगमेंट रोडोप्सिन कंटेन इन द रॉड्स टाइप ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल्स ऑफ द ह्यूमन आईज इज अ डेरिवेटिव ऑफ। तो ये आपको पता है, रॉड्स में विटामिन ए, बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे। Which one of the following pairs of the hormone are the example of those that can easily pass through the cell membrane of the target cell and bind to the receptor that is mostly present in the nucleus? तो आपको याद है कि अगर किसी हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं तो हार्मोन के रिसेप्टर या तो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं या न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस में किसके प्रेजेंट होते हैं? स्टेरॉइड के। तो कार्टिसोल और टेस्टोरोन, टेस्टोस्टेरोन, यही है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट हियर। इन ओवोगैमी फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व। ओवोगैमी में क्या होता है? ओवोगैमी में भैया एक बड़ा फीमेल एग होना चाहिए और एक छोटा मोटाइल मेल गैमीट होना चाहिए। तो लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमीट, इसी को ओवोगैमी कंडीशन कहते हैं। 26 and organic substances that can withstand environmental extremes and cannot be degraded by any enzyme is, किसको कहते हैं? स्पोरोपोलेनिन। एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसपे किसी एंजाइम का कोई इफेक्ट नहीं होता है किसी भी इन्वायरमेंटल एक्सट्रीम में, तो स्पोरोपोलेनिन। ये एक फैटी सब्सटेंस है जो कि प्रेजेंट होता है पॉलन ग्रेन्स में। 27 देखते हैं। Which one of the following statement is false in respect to viability of the mammalian sperm? False पूछ रहा है। Sperm is viable for only up to 24 hours. पहला ही ऑप्शन गलत दिख रहा है। स्पर्म की वायबिलिटी 48 से 72 घंटे तक होती है। हम ये मान के चलते हैं कभी कभी। ये केवल कह रहा है 24 घंटे, तो ये गलत है। मिनिमम 48 घंटे तक तो ये रहता ही रहता है। कुछ कुछ केसों में आज देखा जाता है कि 72 घंटों तक स्पर्म की वायबिलिटी है। सर्वाइवल ऑफ द स्पर्म डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम एंड इज मोर एक्टिव इन अल्कलाइन मीडियम। वायबिलिटी ऑफ द स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोटेलिटी। ठीक है, स्पर्म मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन थिक सस्पेंशन, सब सही है। ये गलत है, पहला ऑप्शन यहाँ पे इसीलिए गलत पूछा हुआ है, तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग 28 नंबर पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड फॉर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया एट प्रेजेंट? कॉन्ट्रासेप्शन का मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कौन सा मेथड है? आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है। 29 F2 generation in a Mendelian cross showed that the both genotypic and phenotypic ratio are the same as 1:2:1। बहुत ही रटा हुआ क्वेश्चन है कि भाई फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों का रेशियो 1:2:1 होता है। ये किसमें होता है? तो इसका होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहां पे देखिए बाल्डनेस, BAD बैडनेस हो गया है, बाल्डनेस होगा BALD। बाल्डनेस इज अ सेक्स लिमिटेड ट्रेट, ये गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, बाकी सब लिंकेज इज एन एक्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट डिसऑर्डरमेंट इज इन हेरिडिटी। गैलेक्टोसीमिया इज इनबॉर्न इन ऑफ मेटाबॉलिज्म। सम स्मॉल पॉपुलेशन साइज रिजल्ट इन रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन पॉपुलेशन, ही सही है। 31 What are the structure called that give an appearance as a beads on string? न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम खोज लीजिए। जीन्स, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, नहीं दिया हुआ है। नन ऑफ दिस इज राइट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिफर्स टू, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसको कहते हैं? मॉलिक्यूलर एनालिसिस आर प्रोफाइल्स ऑफ डीएनए सैंपल, बिल्कुल सही है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिफर्स टू मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ डीएनए सैंपल, दैट इज राइट। दूसरे देख लीजिए, एनालिसिस ऑफ डीएनए सैंपल यूजिंग इम्प्रिंटिंग डिवाइस, नो। टेक्निक्स यूज फॉर मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ डिफरेंट स्पेसिमेन ऑफ डीएनए, नो। टेक्निक्स यूज टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स ऑफ इंडिविजुअल, नो।
फिंगरप्रिंट्स के लिए नहीं करता है, डीएनए सैंपल के लिए करता है। 33. What was the most significant trend in the evolution of modern man? From his ancestor. Ancestor से कौन सा आया? ब्रेन कैपेसिटी। ब्रेन कैपेसिटी बढ़ता गया, ये एक प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन है। तो इंक्रीजिंग ब्रेन कैपेसिटी ये सबसे सिग्निफिकेंट ट्रेंड है। डार्विन फिंचेस आर एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ, किसका एक्सीलेंट एग्जांपल है? एडाप्टिव रेडिएशन, सीजनल माइग्रेशन, ब्रूट पैरासिटिज्म, कनेक्टिंग लिंक्स। एडाप्टिव रेडिएशन का एक्सीलेंट एग्जांपल है। एडाप्टिव रेडिएशन किसको कहते हैं? एडाप्टिव रेडिएशन रिप्रेजेंट इवोल्यूशन ऑफ न्यू फॉर्म्स इन सेवरल डायरेक्शन फ्रॉम द कॉमन एंसेस्ट्रल टाइप। एक ही एंसेस्टर से उत्पन्न हुए, लेकिन किसी की जो है फिंचेस छोटी, किसी की बड़ी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड। द कॉमन बर्ड ऑफ गैलापागोस आइलैंड, जो डार्विन गए वहां पे, उन्होंने गैलापागोस आइलैंड पे अपनी बीगल से गए थे। ये सब कहानी आप पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 35. A patient brought to a hospital with myocardial infarction is normally immediately given, क्या दिया जाएगा? Streptokinase, a protein secreted by several species of Streptococcus, can bind and activate human plasminogen. It is used as an effective and inexpensive thrombolysis medication in some cases of myocardial infarction and pulmonary embolism. तो यहाँ स्टेप्टोकाइनेज यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36. यूज ऑफ एंटीहिस्टामिन एंड स्टेरॉइड्स गिव अ क्विक रिलीफ फ्रॉम, कैसे क्विक रिलीफ मिलेगा एंटीहिस्टामिन को से एंड स्टेरॉइड से? क्विक रिलीफ किस चीज में मिलेगा? तो देखिए, हिस्टामिन एलर्जिक रिस्पॉन्स में सिक्रीट आउट होता है, तो एंटीहिस्टामिन करेगा तो एलर्जी, पहला ऑप्शन यहाँ पे, आई एम सॉरी, पहला ऑप्शन एलर्जी इज राइट हियर। 37. जावा एंड रत्ना डेवलप्ड फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया आर द वेराइटीज ऑफ, किसकी वेराइटी है जावा और रत्ना? ये राइस की वेराइटी है। 37. 38. The most abundant prokaryotes helpful of human in making curd from milk and in production of antibiotics are the one categorized as, किसमें कैटेगराइज किया गया है? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ये, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस जो कि कर्ड बनाता है वो हेट्रोट्रॉफ है। उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिस से एंटीबायोटिक्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 39. रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आर एंजाइम विच, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या करता है? तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक कट करता है किसी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल में। तो मेक ए कट एट ए स्पेसिफिक पोजीशन विद द डीएनए मॉलिक्यूल, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है। रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर बाइंडिंग टू ए डीएनए लाइगेज, ये गलत है। रिस्ट्रिक्ट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, ये भी गलत है। रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, खैर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40. द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस हैज बीन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेजिस्टेंस टू, द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस, तो निमेटोड का यूज निमेटोड वाले में किया गया था, एम इनकॉग्निटो, आपको याद होगा। 41. Continuous addition of sugars in fed batch fermentation is done to, किस लिए करते हैं continuous addition of sugar? तो मीथेन, एंटीबायोटिक्स, प्यूरिफाई एंजाइम, एंजाइम को प्यूरिफाई करने के लिए करते हैं। ओके, continuous addition of sugar in fed batch fermentation is done to purify enzymes. Question number 42. Which one of the following is one of the characteristics of biological community? तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहे हैं। कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेटिफिकेशन हो सकती है, natality, mortality, sex ratio. Organisms are not uniform distributed throughout the community. They usually occur in definite zone. This is a spatial arrangement of population is called stratification, which is characterized by biological community. Natality, mortality, age structure and sex ratio are the basic characters of population. ये population की basic character है, not that community की। तो community का stratification ऑप्शन सही होगा। Question number 43. Which one of the following statement for the pyramid of energy is incorrect, whereas the remaining three are correct? It is so content of different trophic level of organism. It is inverted in shape. Pyramid of energy is a graphical representation of energy per unit. तो ये बिल्कुल correct है. It is inverted in shape. Question 43. Question number 44. Which one of the following shows maximum genetic diversity in India? तो राइस में आपको पता है 2 लाख वेराइटीज थी, ये आप बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे उसके एप्लीकेशन को पढ़ेंगे
तो जिसमें से बासमती की भी 27 वैरायटीज थी ऐसा लिखा हुआ है। तो राइस के पास मैक्सिमम डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, बहुत सारी वैरायटीज हैं उसकी। क्वेश्चन नंबर 45 और लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जहां पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट। तो ऑप्शन 3 इज राइट हियर। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? कौन सा इसमें से गलत है? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट वर्ड in biological name represent the genus while the second component denotes the specific epithet, ये भी ठीक है। The both words denoting the genus and specific epithet starts with a capital letter. No, genus capital letter से start होता है, specific epithet small letter से start होता है। जब हम इसको टाइप करते हैं तो इसको इटैलिक्स में लिखते हैं, और जब अगर हैंड रिटन होता है तो हम अंडरलाइन करते हैं, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, ये रूल है। तो आंसर 3 ही इनकरेक्ट है यहां पर, तो ये आंसर हमारा इनकरेक्ट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट अबाउट डायनोफ्लैजेलेट्स? डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में क्या इनकरेक्ट है? ऑप्शंस यहां पे आपके पास नीचे हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली फ्रेश वाटर एंड फोटोसिंथेटिक, दे अपीयर, देखिए पहला डायनोफ्लैजेलेट आर नॉट फ्रेश वाटर, डायनोफ्लैजेलेट तो मैराइन होते हैं, दे आर मोस्टली मैराइन। डायनोफ्लैजेलेट इनका नाम इसलिए लिखा गया क्योंकि इनके पास 2 फ्लैजेला होते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक बट दे आर नॉट फ्रेश वाटर, दे आर मोस्टली बिलोंग्स टू द मैराइन। तो पहला ही ऑप्शन यहां गलत आपको मिल रहा है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर, ये भी सही है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजेला, ज्यादातर में 2 फ्लैजेला होते हैं, इसीलिए इनको डायनोफ्लैजेलेट्स रखा गया। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, एक लॉन्गिट्यूडनली होता है, एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन द फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ठीक है। गैनियोलॉक्स इज अ रेड डायनोफ्लैजेलेट, एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। गोनियोलैक्स इज अ रेड डायनोफ्लैजेलेट, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन यहां पे गलत हो गया है, इसलिए पहला आंसर ही इनकरेक्ट पूछा गया था और ये सही है। ठीक है, ये सॉरी, आई एम सॉरी, यहां दूसरे पे भी लग गया पहला ये। तीसरा क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेनेरा इज एसोसिएटेड विद द कोरोलॉइड रूट्स? कोरोलॉइड रूट से पाइनस, साइकस, टैक्सस और सिकोया। देखिए इसमें साइकस है, साइकस एक्चुअली जिम्नोस्पर्म रूट इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन, होता है जिम्नोस्पर्म में फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। तो माइकोराइजा आपको पाइनस में मिलता है, जबकि कोरोलॉइड रूट्स आपको साइकस में मिलती हैं। तो यहां ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट प्रोडक्ट इन कॉकरोच इज नॉट एक्सक्रीटेड एंड इज यूज्ड इन अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज? कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिक एसिड, वाटर, फेसेस। देखिए बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के में आप देखोगे कि वाटर निकल रहा है, वाटर एलिमिनेट आउट होता है, तो यानी कि वाटर इज ऑल्सो अ वेस्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट है मेटाबॉलिक वेस्ट का। तो द 4 मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट आर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, salts and nitrogenous based. Water is necessary for many chemical reaction including hydrolysis, but it is a waste product of dehydration synthesis occurring in the cell. तो जो वाटर यहां किसी भी, जैसे आप फोटोसिंथेसिस ही ले लीजिए, तो आपको CO2 और H2O वहां निकलता है, लेकिन वो ये H2O फिर से यूज कर लिया जाता है सेल्स के द्वारा डिफरेंट हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म में, तो ये एक्सक्रीट आउट नहीं होता है। ओके, तो यहां पे वाटर हो जाएगा क्योंकि यहां नॉट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, टेट्राडाइनमस कंडीशन इज फाउंड इन, किसमें मिलता है टेट्राडाइनमस कंडीशन? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ऑस्मियम सैंटेलम होना चाहिए, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। हेलियंथस एनस, ब्रासिका कंप्रेस्टिस। ठीक है, तो टेट्राडाइनमस कंडीशन का मतलब है 4+2 का अरेंजमेंट, जहां पे 6 स्टेमन होते हैं और 4 लॉन्ग और 2 शॉर्ट होते हैं, और ये मेंबर जो है ब्रेसिकेसी का है, तो ब्रेसिकेसी में ब्रेसिका आएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 6,
अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज करेक्ट? मार्जिनल प्लेसेंटेशन पी में मिलती है, एक्साइल प्लेसेंटेशन लेमन में मिलता है, पैराइटल प्लेसेंटेशन मस्टर्ड में मिलता है, बेसल प्लेसेंटेशन टोमेटो में तो एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो टोमेटो एंड लेमन हैव एक्साइल प्रेजेंटेशन, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। कौन सा? बेसल प्रेजेंटेशन टोमेटो में नहीं मिलता, इसमें एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, एज द सेकेंडरी ग्रोथ प्रोसीड्स इन अ डाइकॉट स्टेम द थिकनेस ऑफ, as a secondary growth proceeds in dicot stem, the thickness of sapwood increases, heartwood increases, sapwood remain the same and the heartwood increases, both sapwood and heartwood increases। देखिए एज प्लांट में अमाउंट ऑफ हार्टवुड इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली हार्टवुड इंक्रीज करता है एंड द अमाउंट ऑफ सैपवुड रिमेन कांस्टेंट, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन यहां पे सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज फाउंड इन, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहां मिलता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, याद होना चाहिए आपको। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, तो ट्रैकिया एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इन द लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो लिपिड की बाइलेयर में ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसको हम लोग पोरिन प्रोटीन भी कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं, जो कि पूरी तरह से बाइलेयर को स्पैन करता है, तो दे एक्ट एज अ चैनल, वो चैनल की तरह एक्ट करता है, चैनल प्रोटीन्स भी उसको कहते हैं। तो आई एम सॉरी, इस पे सेकेंड ऑप्शन सही है यहां पे, आई एम सॉरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंसिस्ट ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड ओनली? इसेंशियल अमीनो एसिड आपको याद होगा अगर, तो आप इन ऑप्शंस के सहारे कर सकते हैं। तो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल याद कर लीजिए, है ना। तो वैलिन, ल्यूसीन, लाइसिन, थ्रियोनिन, ये सब इसेंशियल अमीनो एसिड यहां पे देखिए लिखा हुआ है मैंने, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन, वैलिन, ल्यूसीन, फेनाइलएलनिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन आर द इसेंशियल अमीनो एसिड। तो आपको याद होगा कि 8 इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, 2 सेमी इंडिस्पेंसिबल होते हैं, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, जिनकी बहुत कम मात्रा में भोजन में आवश्यकता होती है, और बाकी नॉन इसेंशियल है जिनको बॉडी खुद बना लेता है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 2 आइसोल्यूसिन, ये जो ग्रुप है इसके पास ये सारे चारों के चारों इसेंशियल अमीनो एसिड है। क्वेश्चन नंबर 11, in a polysaccharide the individual monosaccharide are linked by glycosidic bond, this bond is formed by, ये बॉन्ड कैसे बनता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म होता है, वहां पे वाटर का एलिमिनेशन होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इज राइट हियर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट हियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, इन डिप्लॉयड सेल एट विच स्टेज द सेल साइकिल द अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल्ड? कब अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है? तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होने का मतलब रेप्लिकेशन यहां पे हो रहा हो, रेप्लिकेट करेगा तो डबल होगा एस फेज, G1 G2 एस फेज में सेल साइकिल में डीएनए का डबलिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट पर्टेन टू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट? कौन सा इसमें से फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट नहीं है? तो रिक्वायर्ड ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, हाई सेलेक्टिविटी, तो ये सब तो है फैसिलिटेटेड से, हाई सेलेक्टिविटी होती है, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए क्योंकि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन ये भी चाहिए, अपहिल ट्रांसपोर्ट, क्या है अपहिल ट्रांसपोर्ट इसको देख लीजिए। एक्चुअली membrane proteins provide site for substances which have a hydrophilic moiety at which such molecules cross the membrane. Transport rate reaches a maximum when all the protein transporters are being used. ठीक है, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन। इट इज वेरी स्पेसिफिक, ये बहुत ही स्पेसिफिक है। अपहिल ट्रांसपोर्ट के बारे में लिखा है, पंप्स आर प्रोटीन दैट यूज एनर्जी। अपहिल ट्रांसपोर्ट में हमेशा जो है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चीजें जाती हैं और यहां पे एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये इट इज नॉट रिलेटेड, इट इज नॉट पर्टेन टू द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो जब अपहिल ट्रांसपोर्ट बात की जाए तो वहां एनर्जी की बात आती है और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 14,
द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट। तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है अमोनिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का 2। क्वेश्चन नंबर 15, C4 प्लांट है बेटर प्रोडक्टिविटी बिकॉज। क्यों ऐसा होता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है? C4 plant absorb more light, C4 plants absorb more CO2, C4 plants lack photorespiration, all of these बिल्कुल सही है। C4 प्लांट की ऐसी एनाटॉमी होती है कि वो CO2 का ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर सकता है, वहां पे लॉसेस कम होते हैं, लाइट को ज्यादा वो एब्जॉर्ब करता है, फोटो रिस्पायरेशन को मिनिमाइज कर देता है, तो ये सभी प्रॉपर्टी उसकी हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट हियर। Question number 16, the chemoosmotic coupling hypothesis of oxidative phosphorylation proposes that ATP is formed because। कैसे बनता है ATP? तो ATP जो हमारी जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में के ऊपर यानी कि इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होता है। वो प्रोटॉन ग्रेडियंट ही एटीपी सिंथेज के द्वारा एटीपी की सिंथेसिस कराता है। तो पहला ऑप्शन यहां पे आपको सही दिख रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। बाकी ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए। There is a change in the permeability of the inner mitochondrial membrane towards adenosine diphosphate. No high energy bonds are formed in mitochondrial proteins. ATP is pumped out of matrix into the membrane. ये नहीं है, ऐसा नहीं है। एटीपी तो मैट्रिक्स में फॉर्म होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन यही समझना है, कहीं हम ये गलती ना कर दे एग्जाम में कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। द कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल बोथ एट द रूट एपेक्स एंड द शूट एपेक्स रिप्रेजेंट द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। द सेल्स ऑफ इन द मेरिस्टेमेटिक रीजन are rich in protoplasm, possess large conspicuous nuclei. Their cell walls are primary in nature, thin and cellulosic with abundant plasmodesmata connection. सारे के सारे सही हैं। अगर आपको याद हो तो ये सारी प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, तो all 3 आर करेक्ट, सभी सही हैं। चौथा ऑप्शन है यहां पे। फंक्शनल यूनिट ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन आर। फूड एब्जॉर्प्शन की फंक्शनल यूनिट क्या है? विलाई या माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई दिया नहीं हुआ है तो विलाई यहां पे सही होगा। ओके, 19वां क्वेश्चन, ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द मीडियम। ऑक्सीजन की बाइंडिंग जो सिग्मोइड कर्व आपको अगर याद हो तो राइट में शिफ्ट होता है, मतलब CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा है तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, और O2 का सैचुरेशन ज्यादा है तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। याद होगा आपको। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द मीडियम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द CO2 इन द मीडियम। तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग पूछ रहा है। बाइंडिंग कब बढ़ेगी? जब CO2 का कंसंट्रेशन कम होगा। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द मीडियम। जैसे जैसे CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा ऑक्सीजन की बाइंडिंग लूज होगी। तो सेकेंड नंबर यहां पे आपका सही हो गया। सेलेक्ट द ऑप्शन हैविंग इनकरेक्ट मैचिंग। ठीक है, तो यहां पे लिम्फोसाइट, नीचे से ही चलते हैं। लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, सही है। न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिक एक्टिविटी, मोनोसाइट एंटी पैरासिटिक। मोनोसाइट के पास फैगोसाइटिक एक्टिविटी होती है, एंटी पैरासाइट नहीं होता है। बेसोफिल्स हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करते हैं। मोनोसाइट के पास फैगोसाइटिक एक्टिविटी होती है। एंटी पैरासिटिक एक्टिविटी आपको एसिडोफिलिस के पास मिलेगी। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा हुआ है ना, इनकरेक्ट अगर पूछा है तो यहां पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन 1 2 3 4 यहां पे छूट गया है, आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज इम्परमिएबल टू वाटर। कौन सा इम्परमिएबल होता है? तो आपको याद होगा नेफ्रॉन में जब हम लूप ऑफ हेनले में नीचे जाते हैं तो जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है वो वाटर के लिए परमिएबल होता है, लेकिन जब असेंडिंग होता है जहां से वो ऊपर चढ़ रहा होता है तो वो केवल NaCl के लिए परमिएबल होता है। NaCl बाहर निकलता है, यूरिन को कंसंट्रेट करते हैं, वाटर का नहीं मिलता। तो आपको असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22,
द एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू। एच जोन कहां बनता है? आप देखोगे मायोसिन जो होता है उसके ऊपर जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं तो ए बैंड के बीच में आपको एच जोन मिलेगा। तो सेंट्रल गैप बिटवीन द एक्टिन फिलामेंट इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ए बैंड, यही सही है। एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ए बैंड, नो एब्सेंस ऑफ मायोफाइब्रिल इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड, द सेंट्रल गैप। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट हियर। यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, unidirectional transmission of nerve impulse through nerve fiber is due to the fact that, क्वेश्चन नंबर 23 है, तो न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज्ड बाय एक्सॉन एंडिंग एंड नॉट बाय डेंड्राइट्स। ये सही है। जो आपकी एक्सॉन्स होती हैं, एक्सॉन्स की जो एक्सॉन में आपको नीचे की तरफ बल्ब मिलते हैं, वहां पे बल्ब में न्यूरोट्रांसमीटर इकट्ठे होते हैं और वो वहां से निकलते हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड बाय द एक्सॉन एंडिंग। ये सही है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। Question number 24. Name a peptide hormone which act mainly on hepatocyte, adipocyte and enhance cellular glucose uptake and utilization. इंसुलिन। इंसुलिन ऐसा करता है, तो इंसुलिन ऑप्शन यहां पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25. Seed formation without fertilization in flowering plant involve the process of apomixis. ये सब बहुत ही सेट क्वेश्चन है। एपोमिक्सिस। ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सॉलिड स्टाइल, ड्राई स्टिग्मा, वेट स्टिग्मा, हॉलो स्टाइल। सॉलिड स्टाइल में होता है। ट्रांसमिटिंग टिश्यू इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सॉलिड स्टाइल। इन द सॉलिड स्टाइल देयर इज अ सेंट्रल रीजन ऑफ ट्रांसमिटिंग टिश्यू which consists of densely cytoplasmic cells with intracellular mucilage through which pollen tube grow। तो ये ट्रांसमिशन टिश्यू आपको कहां मिलती है? सॉलिड स्टाइल में। Question number 27. Embryo with more than 16 blastome formed due to in vitro fertilization is transferred into, कहां ट्रांसफर किया जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को? यूटरस में। यूटरस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फीटस गेट नरिश्ड एंड ऑक्सीजन थ्रू, कैसे लेता है? प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा के द्वारा फीटस को मिलता है सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 29. An abnormal human baby with triple X sex chromosome was born due to, देखिए ये क्वेश्चन एक बार नीट एग्जामिनेशन में आया है और काफी कंट्रडिक्शन हुए थे इस पे। इसके दो ऑप्शन सही हैं। फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हुआ और फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म इन द फादर, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। दोनों से ट्रिपल एक्स सेक्स क्रोमोसोम बन जाएगी। एबनॉर्मलिटी अगर फॉर्मेशन ऑफ ओवा में या स्पर्म में आती है तो आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 आप पूरा जस्टिफिकेशन देख सकते हो। मियोसिस सेकंड में और मियोसिस 1 में कहां पे कौन सा हो रहा है पढ़ लीजिएगा आप स्टॉप करके वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 30. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, कौन सा इसमें से रॉन्गली मैच है? ट्रांसक्रिप्शन, राइटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू टीआरएनए। भाई ट्रांसक्रिप्शन तो डीएनए टू आरएनए होता है, मतलब सभी तरह के आरएनए बनेंगे, केवल टीआरएनए क्यों बनेगा? पहला ही चीज यहाँ पे गलती लग रही है। ट्रांसलेशन यूजिंग इंफॉर्मेशन इन एमआरएनए टू मेक प्रोटीन सही है। रिप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर टू स्टॉप एंजाइम सिंथेसिस सही है। ओपेर ऑन स्ट्रक्चरल जीन ऑपरेटर एंड प्रोमोटर, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। Question number 31. If a double-stranded DNA is 55 4 base pair long and form alpha helix, कह रहा है कि अगर कोई डीएनए 54 बेस पेयर लॉन्ग है और अल्फा हेलिक्स फॉर्म कर रही हो, देन हाउ मच इट राइजेस ऑन इट्स एक्सिस। तो देखिए हम लोग ये क्वेश्चन काफी घुमा के पूछा गया है। आप लोग अब तक केवल ये बताते थे कि भाई अल्फा हेलिक्स बनती है तो उसमें 3.6 अमीनो एसिड एक टर्न में होते हैं। हम ये बताते थे कि पिच 5.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। यहाँ पे 54 बेस पेयर की डीएनए दे दिया है, कहा पहले हेलिक्स बनाइए और हेलिक्स कितनी बनेगी और उसके बाद आप बताइए कि पिच कितनी होगी। ठीक, तो पहले हम इसमें निकालेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ रहे हैं। तो 54 डिवाइडेड बाई 3.6 टोटल 15 आ गया। ठीक है, और चूंकि एक टर्न में 5.4 जो है एंगस्ट्रॉम की राइज होती है तो उसको बुरा कर देंगे तो टोटल आएगा 81 एंगस्ट्रॉम। पिच आपकी 5.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट हियर। 32. फोर लिम्ब ऑफ कैट, लिजर्ड यूज्ड इन वॉकिंग, फोर लिम्ब्स ऑफ व्हेल यूज्ड इन स्विमिंग एंड फोर लिम्ब्स ऑफ बैट यूज्ड इन फ्लाइंग आर इन एग्जांपल ऑफ। देखिए ये सब मैमल्स के बारे में बात हो रही है और
इनकी जो ओरिजिन है वो सेम है, लेकिन फंक्शन अलग है। कोई दौड़ने के लिए यूज कर रहा है, कोई स्विमिंग के लिए यूज कर रहा है, कोई उड़ने के लिए यूज कर रहा है। तो जब ओरिजिन सेम हो, फंक्शन अलग अलग हो, तो उसको हम लोग होमोलॉगस आर्गन कहते हैं। तो यहां पे ऑप्शन इसका राइट होगा, थर्ड। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33। इंजेक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन इन टिटनस कंफर्म्स विच टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन। देखिए, जब टिटनस की इंजेक्शन लगाते हैं, एंटीटॉक्सिन लगाते हैं, जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया, आप साइकिल से गिर गए, मोटरसाइकिल से गिर गए, जैसे भी गिर गए, तो रोड पे बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर ये कहता है कि चोट लगी है, चक्कू से लग गया या किसी भी चाकू या नाइफ या कोई भी चीज से आपको कट हो जाता है, तो डॉक्टर कहता है कि जो है टिटनेस का सुई लगवा लीजिए। तो वो जो टिटनेस की सुई है वो एक पैसिव इम्यूनिटी है। ओके। और कभी कभी जो हम लोग वैक्सीनेशन कराने जाते हैं, तो वैक्सीनेशन में क्या होता है कि एक लाइव पैथोजन जिसको डिसआर्म्ड करके आपके अंदर डाला जाता है, वो एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। तो बिना लगे अगर आप कोई ले रहे हैं तो दैट इज अ एक्टिव इम्यूनाइजेशन, और लगने के बाद आप ले रहे हैं तो दैट इज पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 34। विच ड्रग इज बीइंग एक्सेसिवली टेकन बाय सम स्पोर्ट पर्सन नाउअडेज। अब देखिए, ओपियोइड्स, थोड़ा आपको ओपियम है ना, ये इसको भी एनाल्जेसिक की तरफ यूज करते हैं जब कोई ऑपरेशन है और पैर हाथ काटने हैं, और वहां पे उस समय पेशेंट को दिया जाता है। बार्बिटूरेट्स, बार्बिटूरेट्स, कैनाबिनॉइड्स, एलएसडी, ये सब ड्रग्स हैं और इनका यूज मैंने काफी बताया आपको। कैनाबिनॉइड्स को एज अ एनाल्जेसिक यूज कर रहे हैं आजकल के स्पोर्ट पर्सन। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 35। टू ऑब्टेन वायरस फ्री हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम अ डिजीज्ड वन बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक, विच पार्ट या पार्ट्स ऑफ द डिजीज प्लांट विल बी टेकन। डिजीज प्लांट का कौन सा पार्ट लिया जा सकता है टिश्यू कल्चर के लिए? तो बोथ एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम यहां पे नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर 3। द लार्ज होल्स इन द स्विस चीज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय अ बैक्टीरियम नेम्ड। जो स्विस चीज होती है उसमें लार्ज होल होते हैं CO2 के लार्ज अमाउंट के कारण, और ये स्विस चीज जो है बनाई जाती है वो कौन से बैक्टीरियम का यूज करके बनाई जाती है? तो ये है पी, यहां पी के बाद डॉट होना चाहिए था, टाइपो मिस्टेक है, सरमानी। ओके। और इटैलिक्स में भी होना चाहिए, सॉरी ये सब गलती हो गई है, ये हमारे जो टाइप करने के लिए दिया है उनसे हो गई है गलती। ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 37 पे। ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, द केमिकल यूज टू प्रेसिपिटेट आउट द प्यूरिफाइड DNA इज चिल्ड इथेनॉल। ओके। चिल्ड इथेनॉल का यूज करते हैं लास्ट में हम, ताकि जो है डिहाइड्रेशन हो जाए, और जब 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 DNA से डिहाइड्रेट हो जाएगा, पानी बाहर निकल जाता है, तो हमें DNA दिखाई देता है। ओके। तो इन द लास्ट हम लोग जितना भी कंटेंट होता है वाटरी कंटेंट, उसमें उसके 2 गुना या तगुना जो है इथेनॉल डाल देते हैं, जिससे कि चिल्ड इथेनॉल डालते हैं तो हमारा DNA उसमें दिखाई देने लगता है, और हम उसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग निकाल सकते हैं वहां से। क्वेश्चन नंबर 38। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज इन द बायोरिएक्टर, द प्रोडक्ट अंडरगोज सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कलेक्टिवली टर्म्ड एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये सब तो आसान है, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PBr 322 वेक्टर? Not a characteristics of. It was first artificial cloning vector constructed in 1973 by Bolivar and Rodriguez. देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहां नॉट लगा हुआ है, लेकिन मैंने जो आंसर लिखा है वो नॉट से नहीं लिखा है। It is most widely used, versatile and easily manipulated vector. It is had antibiotic resistance against Tetar and ampicillin, ये सब सही है। It does not have restriction site for Sol1. ये ऑप्शन Sol1, ये अगर नॉट के हिसाब से तो ये 4th सही होना चाहिए। तो इस पे थोड़ा कंफ्यूजन है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो सही है, जहां तक मैं समझ रहा हूं ये सही है। इट डज नॉट हैव रिस्ट्रिक्शन साइट, ये Sol1 तो उसके पास होता है,
जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो इस पे थोड़ा कंफ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 39 पे मैं टेस्ट सीरीज में इसको देख लूंगा। क्वेश्चन नंबर 40, एज पिरामिड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ कंट्री शोइंग डिक्लाइनिंग। इट मींस, देखिए 3 तरह की एज पिरामिड थी, और उसमें डिक्लाइनिंग का मतलब क्या होता है कि जब जब कभी प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन कम हो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन से, ठीक है। तो फिगर आपके बुक में दिया होगा, प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज लोअर देन द रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, तब उस कंट्री की ह्यूमन पॉपुलेशन की एज पिरामिड को हम डिक्लाइनिंग बोलेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 41। अच्छा, इसमें देखिए, ये तो स्टेटमेंट थे, ऑप्शन यहां पे है 1 2 3, तो ओनली टू जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिलेशन बिटवीन ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये देखिए, जीपीपी इज इक्वल टू एनपीपी प्लस आर, ठीक है। तो अगर जीपीपी में से रिस्पायरेशन हटा दें, जो यूज किया गया एनर्जी, तो वही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। तो ये पहला ऑप्शन ही सही है, बाकी ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। 42, the region of biosphere reserve which is legally protected and where no human activity is allowed is known as core zone। जो कोर जोन होता है वहां पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं की जाती है, क्योंकि वो जानवरों के लिए ही केवल है। वहां पे खतरनाक जानवर, जंगल के जानवर होते हैं, वहां पे आपका जाना सुरक्षित नहीं होता, इसलिए कोर जोन इज नॉट अलाउड फॉर द ह्यूमंस। तो चौथा ऑप्शन सही है। Question number 43, the organization which publishes the red list of species is IUCN, जिसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कहा जाता है, यही रेड लिस्ट प्रोड्यूस करती है। क्वेश्चन नंबर 44, द हाईएस्ट डीडीटी कंसंट्रेशन इन एक्वाटिक फूड चेन सेल अकर इन। तो देखिए, जब किसी टॉक्सिक सब्सटेंस की बात होती है, तो किसी भी फूड चेन में वो जो सबसे टॉप कंज्यूमर होता है, उसके पास उस चीज का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है। तो टॉप कंज्यूमर यहां पे सीगुल है। बायोमैग्निफिकेशन इसको नाम है, रिफर्स टू द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिक एंड एट द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। तो सीगुल ये टॉप कंज्यूमर है इसका, इसलिए इसमें पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बैन्स द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सब्सटेंसेस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने किसके प्रोडक्शन को बैन कर दिया? कार्बन टेट्राक्लोराइड, हैलोन्स, ट्राइक्लोरोइथेन और सीएफसीस। ये याद रखिएगा, सारी चीजें दी नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपसे बात की गई है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप एनसीईआरटी के बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि आप एनसीईआरटी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन वहां पे इंक्लूड हो सकता है। तो किस किस चीजों को बैन करने की बात की गई थी।